दुबई के शेख समुंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समुंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक बहुत ही भयानक ख्वाब साबित हुआ। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ुहैब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी, इसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिजाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो इसके लिए 99 लाख टन पत्थरों का बंदोबस्त कहां से किया गया। जिन पत्थरों को समुद्र में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, इनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता था। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए 6 महीने गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने इंजीनियरिंग टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। यानी अब इंजीनियर्स के पास बकाया सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें से ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और इसके साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी बनाना था। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर उन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समुद्र की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसमें से निकलने के लिए इनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। और इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड और ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन साथ साथ करेंगे। यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा, इस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी कि सर्दियों का मौसम आ पहुंचा और एक नई मुसीबत गले आन पड़ी। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पर रहता है, जिनको शमाल स्टॉर्म्स कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से समुद्र काफी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें सफर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समुद्र का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का हल तलाश करने में लग गए जो कि वाकई ही एक बहुत ही मुश्किल काम था। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम ट्री शेप आइलैंड को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 1.5 करोड़ टन वजनी रेत की जरूरत थी, जो कि वाकई एक सर फिरा देने वाला काम था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाएं कहां से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि इसकी कोई हद नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है, जिसको अगर पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समुद्र की तह से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती है। समुद्र की तह से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेनबोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लगते थे और एक वक्त में 8000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी। यानी अगर ये ड्रेजर सिर्फ डे टाइमिंग में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था, इसलिए ये फैसला किया गया कि एक वक्त में कई ड्रेजर्स ये काम अंजाम देंगे ताकि कम से कम टाइम में शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा उतर सके। पाम ट्री शेप के आइलैंड रेनबोइंग के जरिए बनाना इतना आसान भी नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइंस कर्व शेप में थी और खास तौर पर ये पाम ट्री की कॉम्प्लिकेटेड शेप कंस्ट्रक्शन टीम के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर रहा था। ड्रेजर समुद्र में रेत स्प्रे कर रहा था और आहिस्ता
ऐसा आइलैंड का कुछ हिस्सा समुद्र के ऊपर भी आ चुका था। लेकिन अब ये जानना जरूरी था कि जो शेप ये लोग बनाना चाहते थे वो वाकई बन भी रही है कि नहीं। अगर गलत पोजीशन में रे स्प्रे की गई तो ना सिर्फ आइलैंड का शेप बर्बाद होगा बल्कि पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसी वजह से यह फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर आसमान में जमीन के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाएगी। जी हाँ, जमीन के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरह साइट की फोटोज ली गई, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है इसकी शेप प्लान के मुताबिक ही है। शेख को ये जानकर खुशी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे ड्रेजर रे स्प्रे करता जा रहा था इसकी मुश्किलात में इतना ही इजाफा होता चला जा रहा था। ना ही समुद्र में ट्री शेप की कोई आउटलाइन थी और ना ही ऐसी कोई आउटलाइन यहाँ बनाई जा सकती थी। ड्रेजर का अंदाजे से समुद्र में रे स्प्रे करके पाम ट्री शेप को मेंटेन रखना काफी मुश्किल हो रहा था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके और वो फिर वहीं तक रे स्प्रे करे। इस काम को अंजाम देने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे वो आइलैंड के बॉर्डर पर वॉक करते जाते और इसकी पोजीशन का रियल टाइम डाटा सेव होता जाता था। जीपीएस कोऑर्डिनेट का ये डाटा ड्रेजर को भेजा जाता था और फिर ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रे स्प्रे करता था जहां इंसान मैनुअली वॉक करके गया था। ये सोल्यूशन पूरी तरह काम कर रहा था और अब ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पर रे स्प्रे कर रहा था। पाम जुमेरह की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर तक बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की टीम भी दिन रात सिर्फ इसी काम पर लगी हुई थी। अभी तक पाम आइलैंड की 16 में से 9 शाखें बन चुकी थी। तब ही इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समुद्र की ताकतवर लहरों को रोकने के लिए बनाया जा रहा था, इसने अपना काम शुरू कर दिया था। वो वाकई समुद्र की लहरों को तो अच्छी तरह रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड की अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह खड़ा रहकर गंदा और बदबूदार होने लगा था। ये एक ऐसा मसला था कि अगर अभी इसका कोई हल ना निकाला गया तो इस बात का पूरा चांस था कि शेख का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने के लिए आइलैंड के डिजाइन में तब्दीलियां करना जरूरी था। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आइलैंड के अंदर वाली साइड पर पानी चलता रहे ताकि वो खराब ना हो पाए। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को एक अच्छा सा सोल्यूशन मिल गया। यह फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 साइडों से तोड़कर वहां ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल सके। ये सोल्यूशन आखिरकार काम कर गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा बदबूदार पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस बाहर निकल आया। अगस्त 2003 में पाम जुमेरह का ब्रेक वाटर कंप्लीट हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना और 250 मीटर चौड़ा ये ब्रेक वाटर समुद्र की लहरों को अच्छी तरह से रोके हुए था। इसके एक ही महीने बाद ही पाम आइलैंड की टीम से भी अच्छी खबर आ गई। 1.5 करोड़ टन रे से बनाए जाने वाले पाम ट्री की 16 शाखें भी कंप्लीट कर ली गई थी। ड्रेजेस जो 1 साल से मुसलसल चल रहे थे, इनका भी आराम करने का वक्त आ चुका था। इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरत अंगेज तौर पर पूरा आइलैंड कंप्लीट कर लिया था और अब इस पर विलास, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन मसले ऐसे थे कि जो किसी भी सूरत इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एंड टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जो रेत डालकर पाम ट्री शेप बनाया गया था वो रेत अभी भी नरम थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो चुके थे। शेख के ख्वाब के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड्स और हजारों बिल्डिंग्स बनाना थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। ये मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ चुका था और इसी वजह से सारा काम एक बार फिर से हॉल्ट हो गया। इस मसले का हल जल्द अज जल्द निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया की नजरें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी थी और इस आइलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत दांव पर लगी थी। इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के करीब है और अगर यहाँ कोई ज़ल्ज़ला आया तो इसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। पाम आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से ये पूरा आइलैंड ऐसे ही खत्म हो सकता
सकता था जैसे इस बर्तन में पड़ी रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि नॉर्मल रोड रोलर सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक ही रेत को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अब इस मसले से जान छुड़वाने के लिए इंजीनियर्स एक नया तरीका मैदान में लेकर आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगवाई गई जो जमीन के अंदर जाकर वाइब्रेशंस पैदा करती थी। इस वाइब्रेशन से रेत के ज़रात कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वो हिस्सा फुल सॉलिड हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था, लिहाजा अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना लिया गया था। इस आइलैंड को बनाने में 7 साल का वक्त लगना था। 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में ही मुकम्मल करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। जनवरी 2009 में तमाम बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।